हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 9 में ही लास्ट टॉपिक है अपना ये पॉइजन्स रेशियो। तो इसको अपने स्टडी करेंगे और एक अपने इसका न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कोई मेटल वायर ली, इस वायर पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, नीचे की ओर इसको खींचा। ठीक है, कोई मेटल वायर ली हमने, उसको नीचे की ओर खींचा या उसके ऊपर कोई वेट लटकाया, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको क्या लिखा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि इसको लिखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस which is equal to change in length over original length. Longitudinal strain is equal to change in length over original length. यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रेस अप्लाई की? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमने अप्लाई की है, और उस टाइम जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इतना हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एक होती है अपनी लेटरल स्ट्रेन। देखो, मान लीजिए इस वायर का डायमीटर है d, यानी इसकी जो डायमीटर है इसका वो है d, कुछ सेंटीमीटर है या कुछ mm है। तो एक जनरल प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर अपने इसको खींचेंगे, इसकी लेंथ अगर बढ़ेगी तो उसका डायमीटर थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि अगर अपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगा के इसको खींचेंगे, लेंथ थोड़ी सी मान लीजिए इंक्रीज होगी, तो उस लेंथ के इंक्रीज होने से इसका डायमीटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप देखना, कोई आपके पास रबड़ बैंड हो, आप उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन उसकी थिकनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। करके जब आप देखेंगे उसको तो लेंथ बढ़ेगी, थिकनेस उसकी क्या होगी? कम होगी। तो उस टाइम पे जो स्ट्रेन इस फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये फोर्स उन्होंने अप्लाई की, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? ये। तो इसकी डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है डायमीटर में, इसकी डायरेक्शन में यानी इसकी फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है डायमीटर का, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, del D is equal to change in diameter और D is equal to initial diameter या original diameter। ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इनके रेशियो को क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। इनके रेशियो को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अगर इनमें अपने वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी पॉइजन्स रेशियो की? del D अपॉन D के अपॉन में del L अपॉन L, दिस विल बी इक्वल टू del D
into L upon D into del. This will be the value of Poisson's ratio. ये किसकी वैल्यू होगी? ये Poisson's ratio की वैल्यू होगी, इसका फॉर्मूला होगा। तो Poisson's ratio is the ratio of lateral strain over longitudinal strain। और lateral strain क्या होती है बच्चों? जो डायमीटर में जो चेंज आया, जब हमने किसी चीज को खींचा उसकी लेंथ बढ़ी तो उसका डायमीटर होगा कम। डायमीटर में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमीटर इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से ये अपना टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो का। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो है, जैसे आयरन के लिए, स्टील के लिए, जो आयरन से ही बनता है, फॉर स्टील वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.28। फॉर एल्यूमिनियम its value is equal to 0.33। देखिए, जो अपना एल्यूमिनियम है उसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.33 और स्टील के लिए है 0.28। दैट मीन्स दोनों में ही वैल्यू 1 से क्या आई है, दोनों में ही जो वैल्यू है वो 1 से क्या आई है, छोटी है। दैट मीन्स अगर अपने वायर को खींचेंगे, ठीक है, अगर वायर को अपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगा के खींचेंगे या किसी अपनी जो रबर बैंड है उसको भी अपने खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। देखो, किसी भी रेशियो की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कब आएगी? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। जैसे कि 1/3 इज इक्वल टू 0.33। दैट मीन्स एल्यूमिनियम में लेटरल स्ट्रेन के मुकाबले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स होगी। यानी अगर अपनी एल्यूमिनियम वायर हमने ली, उसकी लेंथ को 3 सेंटीमीटर बढ़ गई तो उसका डायमीटर ओनली 1 सेंटीमीटर ही कम होगा। क्या? इसी तरह से आप रबर बैंड में भी देख सकते हो कि लेंथ ज्यादा बढ़ती है, थिकनेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा कम नहीं होती। लेंथ तो मान लो कुछ सेंटीमीटर बढ़ती है, जबकि थिकनेस में जो चेंज है वो कुछ mm का आता है जब आप उसको खींचेंगे। दैट मीन्स हमेशा चांसेस ये होते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ज्यादा होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। जैसे 1/3 कितना होगा? 0.33। दैट मीन्स ये 1:3 है, लेंथ 3 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू चेंज इन डायमीटर। ओके बच्चों, तो ये अपना टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको एक कराता हूं न्यूमेरिकल।
देखिए ये क्वेश्चन अपने को दिया कि दो वायर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पीछे मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें मेटल्स भी दो दिए हुए, एक ब्रास है एक कॉपर है। आप देखेंगे तो 9 पॉइंट जो है वो अपना ये 10 या 11 नंबर क्वेश्चन आपको ये मिलेगा बुक में। तो अपने पास यहाँ पे दो वायर है, एक वायर ये है एक वायर ये है। ये वायर मेटल 1 से बनी है, ये वायर मेटल 2 से बनी है। दोनों की इनिशियल लेंथ जो है वो 1 मीटर है। बोथ वायर्स आर इनिशियली ऑफ 1 मीटर लेंथ। कितनी लेंथ है? दैट मीन्स L इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1 मीटर। L1 इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 1 मीटर। सबसे बड़ी पहली बात तो ये। दूसरा, दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी गिवन है। मान लो अपने को कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को इन दोनों में इलोंगेशन फाइंड करना है। इलोंगेशन का मतलब अपने को कितना लेंथ में चेंज आया। डेल L1 इज इक्वल टू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, और डेल L2 कितना आया वो भी हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन है कि दोनों वायर की लेंथ में कितना चेंज है। दोनों का एरिया सेम है, दोनों की इनिशियल लेंथ क्या है? सेम। ओके, हम लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यहां पे कौन सी स्ट्रेस लग रही है? स्ट्रेस जो है वो किसके इक्वल होती है? यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये बात हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है। पढ़ा हुआ है हमारा? तो यहां पे जो फर्स्ट वायर है उसके लिए अपने क्या लिखेंगे? F1 अपॉन A 1 क्या हुई? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल L ओवर L। अब देखो F अपॉन A क्या हुई? स्ट्रेस हुई। तो इसके अंदर अपने को A गिवन है, एक अपने को इसमें L गिवन है। L कितना है? L1 L2 दोनों का ही L जो है वो कितना है? 1 मीटर गिवन है पहले से। Y1 की वैल्यू भी अपने को गिवन है फर्स्ट वाले मेटल के लिए। इस वायर के लिए Y की वैल्यू अपने को गिवन है। तो देखो बच्चों, जो फर्स्ट वायर है उस पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, यहां पे यही ध्यान देने वाली बात है। देखो, एक तो उसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रही है इसकी खुद की, जो ये ब्लॉक इसके ऊपर लटका हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का जो वेट है वो भी किसके ऊपर पड़ेगा? इसी वायर पे ही आएगा, क्योंकि दोनों जो है इस तरह से लटके हुए हैं। 5 किलोग्राम तो ये, 2 किलोग्राम ये दोनों मिलके 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये वाला, 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये वाला। फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? M इंटू G से हमने पढ़ा हुआ। तो 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये वाला, 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये वाला। तो कुल मिला के टोटल कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी बताइए? 70 न्यूटन। 50 प्लस 20 70 न्यूटन। क्योंकि देखो ये जो वायर है इसमें कितना लोड लिया हुआ है अपने ऊपर, इसका भी और इसका भी, दोनों का टोटल मास जो है वो इससे लटका हुआ है। इसलिए टोटल जो इसका वेट होगा वो कितना होगा? 7 किलोग्राम। 5 प्लस 2 दैट मीन्स फोर्स कितनी लगेगी? 70 न्यूटन। तो F1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 70। A1 की जगह पे अपने लिखेंगे 2 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू Y1 की जगह पे अपने पुट करेंगे 2 इंटू 10 raised to the power 11 इंटू डेल L की जगह पे अपने डेल L रखेंगे डेल L1, और L1 की जगह पे रखेंगे 1 मीटर। इसको मैं अगर वैल्यू नहीं लेनी तो ओनली 1 भी रख सकते हैं। देखो लेंथ कितनी गिवन थी? 1 मीटर। तो हमने इस पर लेंथ लिखी 1 मीटर। डेल L अपने को फाइंड करना है। यंग मॉडुलस गिवन है यहाँ पे, Y1 को मैंने लिख दिया। ठीक है, Y1 कितना गिवन है? ये सब गिवन चीजें मैंने लेफ्ट साइड लिखी है। 2 इंटू 10 raised to the power 11 अपने को गिवन है, मैंने लिख दिया।
70 फोर्स कैसे निकाली मैंने, दोनों का सम करके निकाली 70, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में इसको करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना, -4 कर देंगे अपने को। अब इससे आप डेल एल फाइंड कर लेंगे, डेल एल की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 35 हो गया ये, तो डेल L1 will be equal to 35 अपॉन इंटू 10⁻⁴, ये चला जाएगा ऊपर और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी नीचे 2 × 10⁻11। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास डेल एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि मीटर में आएगी। देखो ध्यान से, ये वाला 2 से 35 मैंने कर दिया, 10⁻⁴ ऊपर जाके प्लस का कर दिया और इसको नीचे डिवाइड करने लगा। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 17.5 × 10⁻⁻7 मीटर। ये चेंज इन लेंथ जो है उतना आएगा 35, ये 4 पावर, ये कितनी पावर है, 11 पावर है, माइनस की है नीचे लेकिन ये ऊपर प्लस की कैंसिल होगी, तो 7 पावर यहाँ पे बचेगी, वो मैंने -7 लिख दिया। इस तरह से डेल L1 की वैल्यू। डेल L2 के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सब कुछ जो है पहले की तरह रहेगा, लेकिन फोर्स की जगह रखोगे 20 न्यूटन, 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू y2 × डेल L2 अपॉन L2। देखो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखोगे, 20 क्यों, क्योंकि बच्चों जो ये वायर है, इस वायर पे केवल कितना लोड आ रहा है, केवल इस वायर पे कौन सा ब्लॉक लगा हुआ है, ओनली ये ब्लॉक लगा हुआ है, और इस ब्लॉक की कितनी फोर्स है नीचे की ओर, 20 न्यूटन फोर्स है। तो इसमें 70 करेंगे या 20 करेंगे फोर्स की जगह पे, जैसे यहाँ लिखा था, फॉर्मूला वही रहेगा F2 अपॉन A × y2 × डेल L2 अपॉन L2। तो L2 की वैल्यू 1 है, बाकी वैल्यूज आप पहले की तरह इसकी तरह पुट करके आंसर इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वो नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि हीट का चैप्टर होगा, अपना हीट फ्लो का चैप्टर होगा। और आपको बता दूं, प्लीज 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 वीडियोस को देखें, स्टडी करें, घर पे फ्री ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो 12th में आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी, 11th में भी बहुत आपको ज़रूरी है स्टडी करना। इसलिए छुट्टियां ना बनाएं और वीडियो देखें रेगुलर, साथ साथ वीडियो के कुछ नोट्स प्रिपेयर करें, और जितना भी समझ में आ रहा है वीडियोस के थ्रू उनको कवर अप रखें, याद रखें। तो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, छोटा ही चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।